अमेरिका में आज एक बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला है। लुइसियाना प्रांत के न्यू ऑरलियंस शहर में ट्रक ने भीड़ को निशाना बनाया। इसमें रौंदे जाने से 12 लोगों की जान चली गई है। 35 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मेयर ने इस घटना को आतंकी हमला बताया है। हमें जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर ने भीड़ पर फायरिंग भी की है। सोची समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया है। FBI अब पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और नए साल की पहली कैबिनेट में मोदी सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट ने फर्टिलाइजर कंपनियों के स्पेशल पैकेज को मंजूरी दे दी है। DAP फर्टिलाइजर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैकेज, वन टाइम स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। किसानों को DAP 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बियर करेगी। और कैबिनेट के फैसलों की डिटेल लेते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, पहले दिन, साल के पहले दिन आपकी खबर पर मुहर लगी है और क्या बड़े बड़े फैसले हुए हैं कैबिनेट में? देखिए, कैबिनेट ने दो बड़े फैसले लिए हैं जो दोनों ही किसानों से जुड़े हुए हैं। पहला फैसला यह है कि फर्टिलाइज़र के दाम नहीं बढ़ेंगे। खासतौर से DAP जो फर्टिलाइज़र होता है उसके दाम नहीं बढ़ेंगे, और दाम नहीं बढ़ने के वजह में सरकार फर्टिलाइज़र कंपनियों को एक इंसेंटिव पैकेज देगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस इंसेंटिव पैकेज के तहत 3,850 करोड़ रुपये दिए जाएंगे इस पूरे साल में। पूरे साल का मतलब कैलेंडर ईयर 1 जनवरी यानी आज से 31 दिसंबर 2025 तक 3,850 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इसकी कोशिश ये है कि इस पर प्रति बैग 50 किलो का एक बैग DAP का आता है, उस पर 175 रुपये का इंसेंटिव अतिरिक्त दिया जाएगा। अतिरिक्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार पहले से ही DAP पर सब्सिडी देती है, लेकिन सब्सिडी देने के बाद भी चूँकि कच्चे माल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस लागत की भरपाई करने के लिए, ताकि खुले बाजार में दाम न बढ़े, सरकार ने इंसेंटिव पैकेज देने का ऐलान किया है। तो एक लाइन में कहें तो किसानों को पहले जिस दाम पे मिलता था DAP, उसी दाम पे DAP मिलेगा, यानी 135 रुपये प्रति बोरी के आधार पे, और दूसरा जो है सो 1350 रुपये प्रति बैग मिलता था, वो उतना ही भी मिलेगा। और दूसरा फैसला ये लिया गया है कि फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने उसके अतिरिक्त आवंटन किया है। अतिरिक्त आवंटन जो किया गया है, ये किया गया है आपको बढ़ा करके 69,515 करोड़ रुपए किया गया है। और फसल बीमा योजना के तहत जल्दी से क्लेम मिल पाए, इसको भी सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी फंड बना रही है 800 करोड़ रुपए का। तो ये दो बड़े फैसले हैं किसानों के लिए। तो लक्ष्मण जी, 2025 को डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है, तो इसका क्या मतलब होगा, कहां फोकस होगा? देखिए, ईयर ऑफ रिफॉर्म जो डिफेंस सेक्टर के लिए किया गया है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिफेंस सेक्टर में 3 बातों पर खास फोकस होगा, जो सरकार ने बोला भी है। पहला कि डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ सरकार कदम बढ़ाएगी, घरेलू उत्पादन बढ़ाएगी, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करेगी। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि घरेलू उत्पादन जल्दी से जल्दी हो सके। रक्षा सौदे की खरीद की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा ताकि उसमें जो समय लगता है वो समय कम लगे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू है वो ईयर ऑफ रिफॉर्म के तहत वो है टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा, रोबोटिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा, और स्पेस, साइबर स्पेस जैसे सेक्टर में भी डिफेंस सेक्टर में अपना क्षेत्र, अपना फोकस एरिया बढ़ाया जाएगा। तो ये कुल मिला के आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजी दोनों के इस्तेमाल करके इस पूरे साल में आप कई सारे हलचल डिफेंस सेक्टर में देख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। 2025 के पहले दिन बाजार में जोश रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 368 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 98 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुआ है। और डिटेल लेते हैं कंचन से। बताएं कंचन, आज कहाँ सबसे ज़्यादा एक्शन रहा?
तो साल 2025 का पहला कारोबारी दिन डेफिनेटली अपने पॉजिटिव नोट पे आज जाके बंद हुआ है। आइए देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का हमें देखने को मिला। निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो सबसे पहला नंबर आता है मारुति सुजुकी का, जहां पे हमें करीबन 3% की बढ़त देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.25%, लार्सन एंड ट्यूब्रो 2% और बजाज फाइनेंस भी करीबन 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नाम है हिंडाल्को का, जहां पे 2.25% की हमें गिरावट देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डी लैब में 1%, अडानी पोर्ट्स 1% और ओएनजीसी भी 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो गेनिंग साइड में एसजेवीएन 6.5% की बढ़त। इनफैक्ट ये आज खबरों में भी बनना हुआ स्टॉक था, जिसके चलते ये हमें अप मूव देखने को मिला है। सुजलॉन एनर्जी 5%, आईआरबी इंफ्रा 4% और मुथूट फाइनेंस में करीबन 4% का इजाफा आया है। लूजिंग स्ट्रीक में एनएलसी इंडिया 4%, पेटीएम 3%, फीनिक्स मिल्स में 3% और इंडियन बैंक में भी करीबन 2.5% का डाउनसाइड देखा गया है। और 2025 में बाजार में क्या रणनीति बनाएं, इसको लेकर निवेशक दुविधा में है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या पिछले कुछ सालों जैसे रिटर्न 2025 में भी बनेंगे या फिर 2025 मायूस करने वाला साल साबित होगा। आपकी मुश्किलों का हल करने के लिए हमारे साथ हैं मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। तो अनुज जी, सबसे पहला सवाल ये कि जो हर निवेशक सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहेगा, 2025 में क्या गलती नहीं करनी है? जो आई थिंक 2024 के लास्ट क्वार्टर ने एक सीख दी होगी, वो ये है कि अपने लॉसेस को जल्दी कट करें, बहुत जल्दी कट करें। शेयर बाज़ार में नुकसान होगा और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। और स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी ट्रेड लें तो उसको अपने ईगो पे ना लें कि अगर मैंने ट्रेड ली है तो मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा। नहीं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी ट्रेड के 4 आउटकम होते हैं: बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस। बड़ा लॉस उसको हटा दीजिए, लॉस तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, इसका कंप्लीट रिवर्स, अपने प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक करना। और ये इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखेंगे, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो या कोई भी और नाम उठा के देख लीजिए, असली वेल्थ 2 या 3 स्टॉक्स में बनेगी आपकी। और ये आपको विद हाइंडसाइट पता चलेगा। जब आप लेंगे तो आप ये मान के नहीं लेंगे कि ये मुझे वेल्थ क्रिएट करके देगा। आप स्टॉक लेंगे, वो 20% चलेगा, 40% चलेगा, दुगना होगा, तिगुना होगा, 10 गुना होगा, उसमें बने रहें आप। इसलिए ना बेचें सिर्फ क्योंकि आप मुनाफे में हैं। अगर आपका एक थीसिस पूरा हो रहा है तभी उसको बेचें। तीसरा, और ये ट्रेडर्स के लिए बहुत एप्लीकेबल है, मार्केट में हर स्विंग को पकड़ने की गलती ना करें। इस मार्केट में 3-4 अच्छी स्विंग्स होती हैं, जैसे इलेक्शन के बाद एक स्विंग मिली थी। अगर आपने ऐसी 1 या 2 स्विंग भी पकड़ ली इस मार्केट में तो बस वही काफ़ी है। और हर स्विंग कोई ट्रेडर नहीं पकड़ पाएगा। अच्छे से अच्छा ट्रेडर हर स्विंग नहीं पकड़ पाएगा। ये डे ट्रेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूज़ चैनल्स देखकर, टेलीग्राम देखकर, व्हाट्सएप देखकर ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक ना ले। अपनी रिसर्च खुद करें। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप घाटा आपका है। आप किसी के भी कहने पे स्टॉक ले लेंगे, वो सॉरी बोल देगा, लेकिन घाटा आपका है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फाइनली एक और चीज़, एक परमा बुल या बेयर ना बने इस मार्केट में, जो हमने पिछले 3-6 महीने में देखा भी है। दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए इस मार्केट में आप बेसिकली तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी। बढ़ते हैं आगे। ऑटो शेयर आज जोरदार तेजी में रहे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 1% से ज़्यादा का उछाल भी देखने को मिला। दरअसल दिसंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे हैं। ऑटो सेल्स का ट्रेंड बता रहे हैं यतिन मोता। ऑटो आज शेयर्स टॉप गियर में है। आज का टॉप सेक्टोरल गेनर बना हुआ है ऑटो। और कहीं ना कहीं जो नंबर्स दिसंबर के थे वो थोड़े एक्सपेक्टेड थे, सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन नंबर्स अभी तक जो आए हैं वो ठीक ठाक आए हैं। इनफैक्ट मारुति की बात करें तो मारुति की जो कुल बिक्री है लगभग 30% बढ़ी है। अनुमान था कि केवल 25% की ग्रोथ होगी और कुल मिला के जो बिक्री का आंकड़ा हुआ है वो है लगभग 1,78,000 यूनिट्स के आसपास। तो कहीं ना कहीं मारुति के नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। हुंडई मोटर्स की बात करें तो यहाँ भी आपको एक 5-7% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड था, लेकिन डिक्लाइन को रोका है कंपनी ने और 55,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री का यहाँ टोटल फिगर आता हुआ नज़र पड़ा है, अनुमान से थोड़ा बेहतर। M&M एक पॉजिटिव सरप्राइज। देखिए पूरा नंबर जो है वहाँ कमर्शियल व्हीकल्स यानी वो जो छोटी कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं उसका एक ड्रैग है, लेकिन अगर हम यूवी सेल्स की बात करें तो क्लियरली यहाँ एक अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट यूवी सेल्स 18% ग्रोथ हुई है
और ओवरऑल सेल्स लगभग 16% से बढ़ी है एम के लिए। और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी आपने 10% से ज़्यादा का जंप देखा है, तो वहाँ भी ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहे हैं। एस्कॉर्ट्स हालांकि मार्केट शेयर लूज़ कर रहा है, यहाँ सेल्स 11% साल दर साल गिरी हैं। आयशर मोटर्स के रॉयल एनफील्ड नंबर्स नहीं आए, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल नंबर्स आए हैं यहाँ लगभग 4% की बढ़ोतरी है। और बजाज ऑटो के नंबर्स बिल्कुल फ्लैट है अनुमान के हिसाब से, तो वहाँ कोई पॉजिटिव सरप्राइज देखने को नहीं मिला है। आपने नए साल को शानदार बनाने में अब क्विक कॉमर्स कंपनियों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। आपके एंजॉयमेंट में कोई कमी ना रहे, इसके लिए जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो ने जमकर काम किया है। क्या हुआ है सबसे ज़्यादा ऑर्डर, इसकी जानकारी दे रही हैं मिताली जैन। तो सभी ने अपने 2024 को एंड करने के लिए एक परफेक्ट तरीका चुना है अपने फेवरेट फूड्स और ड्रिंक्स के साथ। सबसे पहले अगर जोमेटो की बात करें तो 31 दिसंबर को जोमेटो ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया, जहां 5 बजे तक हर सेकंड 140 ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे थे। और इस दिन कस्टमर्स ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को 97 लाख की टिप्स भी दी। अब अगर ब्लिंकिट की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस भी था कुछ खास। 31 दिसंबर को करीबन 2,34,000 आलू भुजिया के पैकेट्स ऑर्डर हुए, साथ ही 35,000 टॉनिक वाटर, 6,000 आइस क्यूब के पैकेट्स और 1,000 लिपस्टिक्स, 762 लाइटर्स भी ऑर्डर किए गए। लखनऊ से आया था सबसे बड़ा ऑर्डर 33,683 का। तो सभी आखिरकार पार्टी के मूड में थे, तो सबने मज़े भी लिए। स्विगी भी पीछे नहीं था इस रेस में। कोलकाता में 31 दिसंबर को सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया 50,000 के आसपास का, और गेस व्हाट, 35 प्रोडक्ट्स 914 आइटम्स के साथ उन्होंने डिलीवर किए थे, जिसमें टॉनिक वाटर, कॉकटेल मिक्सर्स और ग्लासेस की डिमांड तो 10 गुना तक बढ़ गई। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, और सब लोग पार्टी के मूड में थे, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने ऑर्डर किया। तो साल के आखिरी दिन का जो सेलिब्रेशन था, हर किसी ने अपने तरीके से किया। जेप्टो भी इस रेस में था, जहां उन्होंने बताया कि इस साल में 2.62 टाइम्स उनकी सेल्स बढ़ोतरी देखने को मिली। वहाँ पे आइस क्यूब का जो पैकेट्स थे, उनकी डिमांड हर घंटे करीबन 3300 के आसपास थी। 21 लाख नए कस्टमर्स को भी उन्होंने सर्व किया, जहाँ पिज्ज़ा, चॉकलेट ट्रफल केक और एग बिरयानी जैसे पार्टी मेन्यू बनाया गया था। तो ये सब दिखाता है कि 31 दिसंबर को कस्टमर्स ने अपना सीन जो है वो फूड और ड्रिंक्स के साथ एंजॉय किया, और कस्टमर्स ने क्विक कॉमर्स के साथ किया रॉक एंड रोल। और नए साल का आगाज हो गया है। नए साल की शुरुआत हर कोई मंगल कामना के साथ करना चाहता है। नए साल के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। साल के पहले दिन मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। जम्मू, दिल्ली से लेकर उज्जैन, वाराणसी, गुवाहाटी और दिल्ली के मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं। इधर भारत में भी नए साल की धूम किस तरीके से है और अलग अलग शहरों में लोग इकट्ठे हुए और उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया। तो भोपाल, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली से लेकर गोवा, लखनऊ, रांची तक नए साल का शानदार जश्न देखने को मिला। लंदन और बर्लिन में शानदार फायरवर्क्स हुए। रियो द जेनेरो, न्यूयॉर्क के फेमस टाइम्स स्क्वायर पर जमकर आतिशबाजी हुई। दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी शानदार आतिशबाजी देखने को मिली। रसल खैमा में भी आतिशबाजी की गई। लंदन में टेम्स नदी के ऊपर जोरदार फायरवर्क देखने को मिले। हांगकांग में 2025 के नए साल के जश्न के दौरान विक्टोरिया हार्बर के ऊपर आधी रात को आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। थाईलैंड ने भी 2025 का ज़बरदस्त स्वागत किया। बैंकॉक में चाओ फ्राया नदी के पार इको फ्रेंडली आतिशबाजी के साथ नया साल मनाया गया। और नया साल से पहले सर्दी जोरदार तरीके से बढ़ गई। उत्तर भारत में इस वक्त हड्डियां गलाने वाली सर्दी का लोग सामना कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल या उत्तराखंड, नज़ारा हर जगह एक सा है। यही वजह है कि सैलानी भी बढ़ चढ़कर पहाड़ों पर बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने पहुंच रहे हैं। हर कोई इस मनमोहक नज़ारे का साक्षी बनना चाहता है और आनंद लेना चाहता है।
और नया साल टेलीकॉम ग्राहकों को कई नई सेवाओं की सौगात दे सकता है। 2025 में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं का मजा उठाने का मौका मिल सकता है। ग्राहक को अनचाही कॉल से भी छुटकारा मिल सकता है। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। जितने भी टेलीकॉम उपभोक्ता हैं उनको इस बात का इंतजार रहता है कि इस साल उनको कौन सी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो इस साल सबसे पहले उनको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज का इस्तेमाल करने को मिल सकता है। एलन मस्क की कंपनी ने स्टारलिंक ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है। सरकार इसी साल उसके लाइसेंस को हरी झंडी दे सकती है। इसके बाद आपको आपके मोबाइल पर पूरी दुनिया में कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए मिल सकता है। दूसरी बड़ी बात खासतौर पर कि जो टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई है उसने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि आप वॉइस कॉल के पैकेज भी लॉन्च कीजिए, जो कि डाटा बंडल पैकेज के मुकाबले थोड़े सस्ते होंगे। तो जो 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं उन ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। तीसरी बात, जो अनचाही कॉल्स है उससे भी आपको जल्दी छुटकारा मिल सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई नियम कड़े करने की तैयारी कर रहा है और टेलीमार्केटिंग कंपनियों के ऊपर भी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। तो इस साल आपको अनचाही कॉल से राहत मिल सकेगी। सरकारी कंपनी BSNL अपनी 4G सेवाओं की शुरुआत ऑलरेडी कर रही है। इस साल जून के अंत तक उसका जो है पूरे देश के अंदर उसकी सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाएगी। 1 लाख टावर कंपनी लगा लेगी और उसके बाद BSNL के ग्राहकों को भी 4G सेवाओं के इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। और सबसे आखिरी बात, खासतौर पर कि टेलीकॉम जो ग्राहक है उनको इंतजार रहता है कि उनके मोबाइल में किसी तरह की समस्या आ गई है या टेलीकॉम सेवाओं से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसकी शिकायत कहाँ करें। तो उसके लिए दूरसंचार विभाग एक सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। उपभोक्ता अपनी जितनी भी टेलीकॉम सर्विसेज से जुड़ी शिकायतें इस ऐप के ऊपर कर सकेंगे और उसका समाधान उनको आसानी से मिल सकेगा। तो नया साल नई टेक्नोलॉजी और के साथ ये नई जो फैसिलिटीज है ये मोबाइल उपभोक्ताओं को मिलेंगी। तो ये थी टेलीकॉम सेक्टर की बात। लेकिन नए साल में जेवर एयरपोर्ट, नोएडा और नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट पर 5G सेवाएं मिलने लगेंगी। इसके साथ साथ नए साल में एविएशन सेक्टर में आपको कई बड़े बदलाव होते नजर आएंगे। डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, 2024 अगर एयरलाइंस के कंसोलिडेशन का साल था तो 2025 एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का साल होने जा रहा है। इस वक्त बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स बनेंगे और कई एयरपोर्ट्स पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होगी। उड़ान 2.0 सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। उसका ड्राफ्ट तैयार है, उसे हम इस साल आता हुआ देखेंगे और खासतौर पे जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे उड़ानें शुरू करने पर फोकस होने जा रहा है। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो सकती हैं। जेवर एयरपोर्ट पर इस साल अप्रैल से उड़ानें शुरू होंगी और नवी मुंबई एयरपोर्ट पर मई से उड़ानों को शुरू करने की योजना बनाई गई है। 3 एयरपोर्ट्स के निर्माण को, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के निर्माण को मंजूरी मिल सकती है। ये है परंदूर तमिलनाडु में, कोटा राजस्थान में और पुरी उड़ीसा में, जहां पे नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। डिजी यात्रा स्कीम का विस्तार होगा। 10 और एयरपोर्ट्स पर हम डिजी यात्रा को आता हुआ देखेंगे इस साल के अंत तक। एयरपोर्ट्स में अभी आपको 5G स्कीम का जो फ़ायदा है वो नहीं मिलता है। इस साल के पहले 6 महीने में हम देखेंगे कि 5G की जो शुरुआत है वो कई सारे चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर हो सकती है, कनेक्टिविटी मिल सकती है लोगों को। और एडवांस एयर मोबिलिटी EVTOL यानी कि जो एयर टैक्सी है उसमें एक बड़ा कदम होने जा रहा है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहा है जहां जो EVTOL की कंपनियां हैं वो यहां पे आके एक्सपेरिमेंट कर सकेंगी और ये भारत में एयर टैक्सी को मंजूरी देने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इधर एयर इंडिया डोमेस्टिक रूट पर इंटरनेट सेवा देने वाली पहली फ्लाइट बन गई है। एयर इंडिया ने चुनिंदा घरेलू उड़ानों में वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, एयर इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है इन फ्लाइट इंटरनेट को लेकर। एयर इंडिया देश की पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है जो डोमेस्टिक रूट्स में भी पैसेंजर्स को इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है। कुछ खास तरह के एयरक्राफ्ट मॉडल्स हैं जहां पे ये सुविधा उपलब्ध होगी। A321 के सेलेक्ट मॉडल्स या फिर A350, बोइंग 7879 के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें ये सुविधा दी जाएगी। रूट्स की अगर हम बात करें, हालांकि कंपनी ने रूट स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन जो मेजर रूट्स हैं, मेट्रो टू मेट्रो कनेक्टिंग रूट्स हैं, वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। वो भी आज से शुरुआत की गई है, फेज मैनर में इसे लॉन्च किया गया है। एक खास बात यह है कि ये पूरी तरह से फ्री होगा। शुरुआत में इंट्रोडक्टरी फेज में ये पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी इसे कमर्शियल
ऑफिशियली लॉन्च कर सकती है और इसमें जो है तमाम तरह की फैसिलिटी, आप सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट सर्व कर सकते हैं, कोई बिजनेस वर्क कर सकते हैं। और इंटरनेशनल रूट्स में कंपनी ने इससे पहले न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, पेरिस जैसे जो कुछ रूट्स हैं वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट किया था जो सफल हुआ था, और उसके बाद हम इसे जो है देश के अंदर भी रोल आउट किया गया है और इसे इमीडिएट बेसिस पे किया गया है। तो आने वाले दिनों में अगर आप मेजर रूट्स में ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया की तरफ से तो आप ये फैसिलिटी ले पाएंगे। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना ठीक नहीं है, मोहन भागवत के इस बयान का आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने समर्थन किया है। पांचजन्य ने अपने संपादकीय में लिखा है कि मोहन भागवत के बयान को समझदारी से लेना चाहिए। लेख में इस बयान पर सियासी और मीडिया में चल रही बड़ी बहस को भी आगाह किया गया है। लेख में कहा गया है कि मंदिर हिंदुओं के विश्वास का केंद्र है जिसका राजनीतिक इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता। आजकल मंदिर मस्जिद को लेकर अनावश्यक बहस और भ्रामक प्रचार का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। सोशल मीडिया आग में घी का काम कर रहा है। आपको बता दें कि 19 नवंबर को पुणे में भागवत ने कहा था कि राम मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था का प्रश्न था, लेकिन रोज ऐसे मुद्दों को उठाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इधर अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखकर बीजेपी की शिकायत की है। केजरीवाल ने लिखा है कि मीडिया की खबरों के मुताबिक आरएसएस दिल्ली में बीजेपी के लिए वोट मांगेगा, तो क्या बीजेपी ने अतीत में जो गलत काम किए हैं आरएसएस उनका समर्थन करेगी? बीजेपी ने पैसे बांटे हैं, क्या आरएसएस चुनाव में पैसे बांटने का समर्थन करती है? गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी वालों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाए जा रहे हैं, क्या ये जनतंत्र के लिए ठीक है? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमज़ोर कर रही है? बीजेपी ने केजरीवाल के इस पत्र को ड्रामा बताया है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल ने बीजेपी की हकीकत सामने रखकर आरएसएस से जो सवाल पूछे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या ये पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है? क्या ये आरएसएस की सहमति और समर्थन से हो रहा है? क्या मोहन भागवत जी इसका समर्थन करते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया जाए, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया जाए, उनका वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या कहा जाए, उनको बांग्लादेशी कहा जाए? बीजेपी ने ग्रंथी पुजारी योजना को लेकर केजरीवाल को फिर से घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि केजरीवाल झूठा दिखावा कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। त्रिवेदी ने केजरीवाल से 10 ऐसे वादे गिनवाए हैं जो उन्होंने पूरा नहीं किया। ग्रंथी पुजारी योजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं, वो सरकार में है तो योजना लागू करें। ये लोग जिस तरह से रोज़ा नहीं रखते फिर भी इफ्तारी करते हैं, उसी तरह बिना किसी तरह की भक्ति भावना के पुजारियों को पैसा देने की बात कर रहे हैं। उन्हें करना चाहिए। फॉर्म किस बात का भरवा रहे हो भाई? यू आर द गवर्नमेंट, यू आर नॉट द पार्टी हु इज एस्पायरिंग फॉर पावर। आप कांग्रेस पार्टी नहीं है जो फॉर्म भरवा रही थी, आप सत्ता में हैं। ये वैसे ही हैं जिनके अंदर भक्ति नहीं है और पूजा की पुजारियों को देने की बात करते हैं, जैसे ये वो लोग हैं जो बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करते हैं। दिल्ली में ग्रंथी पुजारी सम्मान को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपडेट रहें, जुड़े रहें CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।